मेरे को बहुत नहीं बताओ। Ma'am. Good afternoon, Yash. You know, in the previous class, somebody was trying to take entry with your name. Ma'am, with my name. Yes, only Yash was written, so I could make out that it is not you. And moreover, this picture that you are using, that was also not there. So I could make out that some, unwanted element. Trademark of my name. It is always good to have photos, no, so that at least we are there, we are able to identify, isn't it? Ma'am, if we use Microsoft Teams, that would be more safer, as when log into our account in Microsoft Teams, whatever the name we have registered in our email address will be visible to us. Acha. Acha. So what is the process for that? How can we do it? Ma'am, just we have to download the app, and as it is a free Microsoft app. Okay. So, ma'am, it is as this, and we can make our class groups on that also. Acha, like if individually, if I want to do it, will I be able to do it? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Acha. Then I'll disturb you in the evening to ask you that how to go with it. Okay. Okay, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Kanika. Good afternoon, ma'am. You know, good afternoon. Kanika, somebody joined with your name, entered my class. I allowed that person to come in. And then I said, Kanika, how is it possible that you are in Divya ma'am's class also and my class also? So when I told that person to open the camera, that person exit the meeting. I don't know why these children are doing it. Then, you know, with Ashray's name also, the person tried to take entry. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. बड़े weird से बच्चों के दिमाग में आइडियाज आते हैं to disturb. मैम एक बार पता है मैं अपने नाम से आया था, लेकिन मेरा नाम थोड़ा सा चेंज था, तो पुनीत ने मैं एक सेकंड के लिए कहीं गया था, तो पुनीत ने ये कह दिया सर सर ये मैं नहीं है कोई और है, और मेरे को बात निकलवा दी. मैं वो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करा था, तो उसमें नेम चेंज था मेरा, उस पे भी नहीं लिखा, तो उसमें कोई और है, तो उसने बाहर निकलवा दिया. ओके, हाँ ये होता है. क्लास में उस लड़के ने नेम क्या चेंज किया? बहुत मारूंगा बच्चों. हम बच्चों बहुत मारूंगा, सुअर बना दूंगा. मतलब ऐसे ये सब भी बोल रहे थे. मैम अपना नेम लिख रहा था. नेम लिख रहा था मैम, रीनेम कर रहा था. अच्छा रीनेम. ओके. अच्छा, सुबह मैम क्लास में रीनेम किया कि मैम निकाल क्यों रही हो. अच्छा. ओ माय गॉड. महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला भी आते हैं सुबह मैम क्लास में. अच्छा मैम इवन महात्मा गांधी. यस मैम. अच्छा, ये तो बड़े हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हो गए तो फिर हैं क्यों? मैम आरडी शर्मा. नेल्सन मंडेला. महात्मा गांधी. वही तो, तभी तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, तभी तो हम कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो ना, ये सब तो आरडी शर्मा आल्सो. आरडी शर्मा आल्सो तो मैथ्स पढ़ाने आ रहे हो. मैम प्रिंसिपल सर रोनाल्ड.
अच्छा, अमित अमित चौहान के नाम से? Yes, ma'am. बताओ, Yes, ma'am. दिस इज टू मच, दिस इज एक्चुअली टू मच। चलो कोई नहीं। आई थिंक लास्ट क्लास हम लोग का जो है एब्रप्टली बंद हो गया था, तो कैन यू टेल मी व्हाट आई वाज टेलिंग यू? And we were doing on the PPT chapter number 5, the age of industrialization. अच्छा हाँ, वी वर डूइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। But you said we will do flowchart. दिस इज Yes, ma'am. And flow chart. अच्छा, फ्लो चार्ट्स आई टोल्ड यू टू डू नो फॉर सिविक्स चैप्टर। बेटा वही तो हम कह रहे हैं, ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि जब आपकी बेटा जब नोटबुक्स आ जाएंगी ना तब कर लेना बेटा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? Yes. Yes. ठीक है ना? और अभी हम वैसे भी रिटर्न वर्क करवाना नहीं चाह रहे हैं आप लोगों को, रीजन बीइंग आप लोगों के 15 दिन बाद एग्जाम्स होंगे, तो आप उन एग्जाम्स के लिए फोकस करो, वो ज्यादा Yes, बेटर रहेगा ma'am. rather than doing anything written। ठीक है, Yes, ma'am. राइट? हाँ, वो ज्यादा ठीक रहेगा। चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, जो मुझे लगता है। ठीक है, चलिए। बेटा लास्ट क्लास में आई वाज टेलिंग यू समथिंग, मुझे आप बता दो मैं क्या, हम किस टॉपिक पे पर्टिकुलरली बात कर रहे थे? Ma'am, we have done proto-industrialization. हाँ, Ma'am, we have done proto-industrialization. नहीं नहीं, Yes, तो ma'am. बुक से शेयर कर रहे, बुक आई वाज शेयरिंग बुक और आई वाज शेयरिंग पीपीटी। Ma'am, PPT. PPT. अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, पीपीटी शेयर कर रहे थे, चलो अब उसको छोड़ दो आप पीपीटी को। ये जो दो, हाँ यस पावनी। Ma'am, can you please tell the syllabus? बेटा I think I told you in one of the classes that history chapter 1, geography chapter 1 and civics chapter 1 and 2 both। Okay, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. मैं एक बार फिर से बोला ना, आपने क्या बताया अभी? बेटा हिस्ट्री चैप्टर 1, सिविक्स चैप्टर 2, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। Okay. मैं मेरे को लगा आपने कहा हिस्ट्री चैप्टर 1 and 2। ना 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 बेटा, इतना टॉर्चर नहीं मार सकते हम, हमें पता है वो वही सोच रहा यहाँ था। में बहुत, Yes, हाँ, यहाँ में बहुत सफिशिएंट है, जरूरत नहीं है 2 चैप्टर्स की। बेटा हमने ये दोनों पिक्चर्स को स्टडी कर लिया था, इनके बारे में पढ़ लिया था, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay, we were I think we have to read from here। Yes, ma'am. चलो Yes, ठीक है। ma'am. So let us have Akansha Saxena। Are you there, Akansha? Yes, ma'am. हाँ, read। Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, read। Ma'am, we have to read from the last paragraph of the topic before the Industrial Revolution. अच्छा, Yes, Ma'am, we there, have okay, started next, fine, we started here, no? Okay, here from this last paragraph in the Yes, ma'am. countryside, In the fine, yes, start Akansha। In the countryside, poor peasants and artisans began working for merchants. As you have seen in the textbook last year, this was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival, gathering their firewoods, berries, vegetables, hay, and straw, had to now look for alternative sources of income. Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household. So when merchants came around and offered advances to provide goods for them, peasants' households eagerly agreed. बेटा By working for the advances to produce, advances to produce goods for them, peasants' households eagerly agreed. By working for the merchant class, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. Income from proto-industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. It also allowed them a fuller use of their family labor resources. Within this system, wait. Now, in this paragraph, what I need to explain, please tell. Have you understood this paragraph?
Ma'am, the line that it also allowed a fuller use of their family labor resources. हाँ, देखो बेटा ऐसा था कि जब कल्टीवेशन हम करते थे उसमें हम पूरे फैमिली को यूज करते थे, बट जैसे जैसे ये लैंड जो है डिसअपेयर हो रहे थे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना दैट the open fields were disappearing and commons were being enclosed. Open fields disappear कैसे हो रही थी? क्योंकि factories put up हो रही थी, ठीक है, people were, because of the growing population, land was required for several purposes. So because of that also the open fields were disappearing. There was no sufficient land where people could grow things or could collect, you know, the products which were helpful for their everyday life. Then the commons were being enclosed, which were open areas. They were being utilized and they were, you know, guided, like they were put under control of certain people who were the in charges, or those who were the owners of those places. Now the cottagers, those who were running the cottage industry, small, those who were working on a very small scale. Just a second, class. बेटा कॉमन्स का मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे कॉमन लैंड का मतलब वो लैंड हो गया जो कि विच वाज ओपन फॉर एवरीवन, जहां से कोई भी कुछ भी सामान उठा के ले जा सकता था अगर कुछ है वहां पे। जैसे अगर आपको कोई अपना छोटा सा शॉप लगानी है वो आप लगा लो, या अगर आपको कुछ वहां पे अगर वो ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ चीज अवेलेबल हो जाती है, जैसे लकड़ियां इकट्ठे करना या कुछ भी इस तरीके का एरियाज, तो वो कॉमन्स होते हैं, मतलब वो विच इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है। तो जो कॉटेजर्स थे, जो छोटे बहुत ही निम्न स्तर पे जो काम करते थे फॉर वीविंग एंड सबका, और या जो पुअर पीजेंट्री थी, वो जिन लैंड्स पे डिपेंडेंट थी, वो आज की डेट में उनको अवेलेबल नहीं थे, तो उनके लिए सर्वाइवल वाज बिकमिंग डिफिकल्ट। दे हैड टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्सेज फॉर देयर इनकम। अब उसके लिए क्या हुआ, जब ये मर्चेंट्स कंट्री साइड में गए फॉर दी वर्क, तो इन पीजेंट्स को एक सपोर्ट मिल गया उन मर्चेंट से। क्यों? क्योंकि ये जो मर्चेंट्स थे, दे यूज्ड टू पे देम इन एडवांस। भाई हमें कोई काम करवाना है, अगर देखो सीधी सी बात है, अगर हम नीडी हैं तो अगर हमसे कोई काम करवाएगा तो हम ओपनली तो नहीं कह पाएंगे कि आप हमें पहले फाइनेंसेस प्रोवाइड करा दो फिर हम काम करेंगे। आज की डेट में आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्या करती हैं, अगर उनको किसी से काम लेना होता है तो दे ऑलवेज गो फॉर अ एडवांस पेमेंट वाला थिंग। रीजन बीइंग, जब आप एडवांस किसी को पे करते हो तो सामने वाले को पता होता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पार्टी हो और आप उसको जो है लेट डाउन नहीं करोगे। आप उसको जो भी फाइनेंशियल एड आप दे रहे हो या जो भी फाइनेंसेस आप प्रोवाइड करा रहे हो, वो एक रेगुलरिटी के बेसिस पे आप उसको दोगे। तो ये जो मर्चेंट्स थे, ये पुअर पीजेंट्स जो थे, पीजेंट हाउसहोल्ड वाले, पुअर पीजेंट हाउसहोल्ड वाले जो थे, व्हाई दे वर हैप्पी विद दीस मर्चेंट्स, बिकॉज दीज मर्चेंट्स वर पेइंग देम इन एडवांस। अब जब एडवांस में इनके पास पैसा आ रहा था तो दे वर हैप्पी एंड दे वर कंटेंटेड ऑल्सो कि भाई जो काम ये कर रहे हैं, अगर जैसे वीविंग का ही काम अगर कर रहे हैं तो घर के सब लोग हर तरीके के काम को कर सकते थे, क्योंकि भाई लैंड तो हर कोई कल्टीवेट नहीं कर पाता है, ठीक है। और फिर ये भी होता है कि भाई लैंड पे इतने ज्यादा लोग रिक्वायर्ड भी नहीं रहते हैं, तो जो घर के जितने भी मेंबर्स थे, दीज मर्चेंट्स, these people, they could, you know, utilize every member of the family in doing something or the other for ensuring, you know, timely giving of the work that was assigned to them। फिर चाहे वो आपका वीविंग वाले पार्ट में थ्रेड बनाने का क्यों ना हो, चाहे फैब्रिक बनाने का क्यों ना हो, चाहे कोई फिनिश्ड आर्टिकल ही बनाने का क्यों ना हो। दो दीज मर्चेंट्स यूज्ड टू कलेक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम देम, अनप्रोसेस्ड भी ले जाते थे, उसके बाद उसको कंपाइल करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे, जिससे कि उनको एक अच्छे जो है प्राइस मिल सके उस पर्टिकुलर गुड का। या फिर इनसे ये क्या करते थे, हर जगह से अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स बनवाते थे, और जिसकी डिमांड नेक्स्ट टाइम ज्यादा आती थी उसकी डिमांड को मतलब उसी पर्टिकुलर आर्टिकल को सब लोगों को दे देते थे टू प्रोड्यूस और टू मेक इट अगेन। तो उससे क्या हुआ, ये जो पुअर पीजेंट थे या जो पीजेंट हाउस होल्ड थे, इनके लोगों को काम मिल गया, प्लस इनकी जो पॉवर्टी वाली सिचुएशन थी वो भी काफी हद तक दे वर एबल टू कंट्रोल दैट। राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming to this, within this, अच्छा चलो, let us have Ashray reading. Is Ashray there in the class? Ashray Sethi, are you there? हाँ पढ़ो बेटा। Yes, ma'am.
Within this system, a close relationship developed between the town and the countryside. Merchants were based in town, but the work was done mostly in the countryside. A merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to snipers. The yarn thread was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers, and then to the dyer. The finishing was done in London before the export merchant sold the cloth in the international market. London, in fact, came to be known as a finishing center. सेंटर. ओके, ये पैराग्राफ समझ में आया क्लास आप लोगों को? Yes, ma'am. Could you please explain this? I am telling you that. See, just now I told you merchants, they used to take, different works from the different peasant households so that they can, have a finished good. अभी इस पैराग्राफ में they have explained कि किस तरीके से जो सिस्टम था, एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करी उसने टाउन्स और कंट्री साइड के बीच में. कैसे जो मर्चेंट्स थे, दे वर बेस्ड इन टाउन्स, वो शहरों में रहते थे, बट उनका जो मैक्सिमम काम था वो कहाँ से निकल के आता था? कंट्री साइड से. अब ये लोग क्या करते थे कि कंट्री साइड में जैसे एक मर्चेंट अगर एक क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है, वो इंग्लैंड से क्या करता था? वूल परचेज करके लाता था. मतलब वो वूल कहाँ से परचेज करता था? स्टेपलर से, जो उसको वूल बनाता था, ठीक है, फाइबर बनाता था उसके अकॉर्डिंग, जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ वूल हुआ करते थे उसके हिसाब से, ठीक है. उसके बाद उस स्टेपलर को, वूल स्टेपलर को वो क्या करता था? जो फाइबर बन जाता था उसको वो स्पिनर्स के पास लेके जाता था, ठीक है. उसके बाद उसको स्पन करवा के उसके डिफरेंट स्टेजेस वीविंग में देता था. उसके बाद उस कपड़े को कपड़ा बनने के बाद उसको डाई करवाता था और उसको एक फिनिश्ड गुड बनाने के लिए वो लंदन लेके जाता था, जिससे कि एक प्रॉपर जो है आर्टिकल उसके पास आ जाए और उसके बाद वो मार्केट में सेल आउट हो जाए. तो इस तरीके से जो मर्चेंट्स थे, क्योंकि भाई सीधी सी बात थी, टाउन्स में तो भाई ऑलरेडी जो है गिल्ड्स बने हुए थे, तो वो तो ये सब काम करना नहीं चाह रहे थे. और ये जो मर्चेंट्स थे, इन्होंने इस तरीके से काम करके दे वर ऑल्सो बिकमिंग वेल्दियर एंड रिचर. और फिर इनका जो काम करने का तरीका था, पीपल फेल्ट दैट इट वाज मच बेटर देन द वंस हु वर इनटू द गिल्ड्स और द एसोसिएशंस. क्योंकि जब मर्चेंट्स ने इस तरीके से काम करवाना शुरू करा बेटा, तो जो गिल्ड एसोसिएशंस थे, जो गिल्ड्स वाले थे, इनकी जो मोनोपोली थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई. मतलब अगर हमें कपड़ा लेने जाना है, सपोज मार्केट में मेरी एक शॉप है और मेरा पूरा का पूरा मोनोपोली है उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि जो शॉप मेरी है उस तरीके की शॉप और कोई है ही नहीं आसपास 10 किलोमीटर के रेंज में. तो ऑब्वियस सी बात है, 10 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई वैसी शॉप नहीं है तो मैं अपने हिसाब से अपने रेट्स डिसाइड करूंगी एंड नोबडी कैन क्वेश्चन मी, ठीक है. पर अगर मेरे जैसी ही बहुत जो शॉप, जिस तरीके की शॉप को मैं ओन करती हूँ, वैसे ही अगर 3-4 और आ जाएंगी तो मेरी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी. देन आई हैव टू लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो. मैं सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं देखूंगी, मुझे ये भी देखना होगा कि मैं किस तरीके से अपने कंज्यूमर्स को अपनी शॉप से बांध के रखूं कि वो दूसरे की शॉप पे ना जाए, ठीक है. आज की डेट में अगर आप इस चीज को देखो तो क्या ट्रेंड है, अगर आपके लोकेलिटी में कोई शॉप है, ठीक है, एक ग्रोसरी शॉप है कोई, पर आपको ये पता है, मतलब उस ग्रोसरी शॉप वाले को पता है कि उसी एरिया में 4 ग्रोसरी शॉप्स हैं, तो वो आपको ऐसे क्या एडवांटेजेस देगा जिससे कि आप उसी के पास आके सामान खरीदो, किसी और के पास ना जाओ. तो वो कुछ प्रोविजंस ऐसे करेगा अपने सामान को बेचने में, राइट? Yes. क्लास, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो ये जो मर्चेंट्स थे, जब इन्होंने कंट्री साइड में जाके काम निकालना शुरू करा तो इसकी जो कॉस्टिंग थी वो कंपैरेटिवली कम आई. जो गिल्ड्स वाले थे, वो जो अपने पास जो एक्सपर्टाइज काम करने वाले थे, उनसे जो काम करवाते थे, उसकी कॉस्ट उनको ज्यादा आती थी, ठीक है. पर यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने एक चीज को फिनिश कराने के लिए 5 अलग अलग लोगों से अलग अलग स्टेजेस में काम करवाया, और जो अलग अलग स्टेजेस में काम करवाया उसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम आई. तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को ये लगने लगा, ये जो लोग थे उनको ये लगने लगा कि भाई ये जो हम छोटी छोटी फैक्ट्रीज अगर हम पुटअप कर लें और उन फैक्ट्रीज में हम छोटी छोटी चीजों को, मतलब जो स्पेयर पार्ट्स को अगर हम कहते हैं, अगर उन पार्ट्स को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम आएगा. क्यों? क्योंकि हम एक ही इंसान सारा काम नहीं कर रहा है ना. यस पुनीत?
Puneet, you want to ask something? No ma'am. अच्छा, इतना समझ में आया, ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से अलग अलग लोगों से काम लेके जो है मर्चेंट्स अपने क्लॉथ फिनिश्ड जो है गुड उसको लंदन ले जाके उसके बाद वहां से उसको इंटरनेशनल मार्केट में प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, ये वो स्टेज थी बेटा जब धीरे धीरे छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप होने लगी। ठीक ठीक। Yes, ma'am. अगर हम आज की डेट में इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो देखो, आज की डेट में अगर हम इसका एग्जाम्पल आपको बताएं, एक सीधा सा एग्जाम्पल, हम हमारे यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे वो कारचोपी आपने सुना होगा, थ्रेड का वर्क होता है कारचोपी का, जिसमें कि जो साड़ीज हैं सूट्स हैं उनके ऊपर डिजाइनिंग करी जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो बड़े बड़े जो आपके जो हाउसेज होते हैं, जैसे जो मर्केंटाइज होती है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिवाइड कर देते हैं अपने काम को, ये इन छोटे छोटे लोगों को काम दे देते हैं और इनको कॉस्ट कंपैरेटिवली कम पे करते हैं। जैसे 5 साड़ी आपने बना दी तो जो भी उन्होंने बताया कि भाई हमें इस तरीके का कॉम्बिनेशन चाहिए और इस कपड़े पे आप बना दीजिए, कपड़ा हमारा होगा पर मेहनत आपकी होगी, तो केवल वो डिजाइनिंग करके उस पर डिजाइनिंग कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। उस वर्क के भी जो अगर आप कहीं स्पेशलाइज्ड उस पर करवाओगे तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, पर अगर आप इनसे करवाते हो तो आपको इनको पे कम करना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, बहुत बारीक बारीक चीजों पे नोबडी पेज अटेंशन। ठीक है, तो क्या होता है कि इन लोगों को कॉस्ट कम पड़ती है और फिर आप जानते हैं एक साड़ी की कॉस्ट जब ये लोग बनाते हैं तो वो मुश्किल से उसको वो लगाते हैं 500 की कॉस्ट उसकी, बट वही साड़ी जब प्रॉपर शोरूम्स में जाती है, सेम साड़ी, सेम मटेरियल, सेम स्टफ, एवरीथिंग सेम, कोई 2500, कोई 5000, कोई 4000, एज पर द नीड। आपके पास कितना पैसा है, आप कितना स्पेंड कर सकते हो उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो अकॉर्डिंगली पैसे Brand also matters. हाँ Ma'am, brand also matters. बेटा, पर इन साड़ियों में कोई ब्रांड नहीं दिया जाता है, पता है आपको। सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन लोगों को इसलिए होता है बिकॉज ब्रांड, आप किसी का भी टैग लगा दो, काम आप किससे करवा, नोबडी इज गोइंग टू चेक कि ये जो धागे के इस्तेमाल करे गए हैं कितने रिफाइंड हैं, कितना फाइन वर्क है इसमें। वो आप सही कह रहे हो, पर ब्रांड में अगर आप जैसे शर्ट्स वगैरह की अगर आप बात करते हो तो उसमें ऑफकोर्स ब्रांड विल मैटर। ठीक है, जैसे अगर हम एक सीधा सा एग्जांपल है, एक साड़ी वाले से ही हमने जब ग्रेजुएशन में जब हम काम कर, जब हम अपना रिसर्च वाला काम कर रहे थे, उसमें जब हम लोग को डेजिटेशन बनानी होती है, उसमें हम जब काम कर रहे थे तो हम आई टुक अप अ टॉपिक जो कि जेरोक्स होती है, जेरोक्स कॉपीज जो होती है उसके ऊपर हमने काम करा था। उस टाइम पे जेरोक्स मशीन जो थी वो नई नई आई थी मार्केट में, बहुत ज्यादा। आज की डेट में आप देखो प्रिंट्स तो कहीं पे भी आप प्रिंट, आपके पास प्रिंटर है, आप प्रिंट निकाल सकते हो, पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। एक जेरोक्स लेने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ता था, उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती थी और पर कॉपी कुछ मतलब डिपेंड करता था कि आप कितना काम करवा रहे हो। अगर आपका ज्यादा काम है, पेजेस ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट वो लेता था। ठीक है, बट जब हमने इसमें रिसर्च करा तो हमने ये पाया कि जो जेरोक्स वाले होते थे उनको वो जो कॉस्ट लेते थे वो अपनी कॉस्ट से के कंपैरिजन में 3 या 4 टाइम्स प्रॉफिट कमा लेते थे, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बंडल्स के बंडल्स लेके आओगे तो उसकी कॉस्ट आपको कम पे करनी पड़ेगी, अगर आप सिंगल पेजेस लेके आते हो तो आपको उसकी पे जो कॉस्ट है ज्यादा पे करनी पड़ती है। तो दैट वे उन लोगों को ये चीप पड़ता था। और ये जैसे आप ये कह रहे हो ना बेटा, ब्रांड में ऑफ कोर्स जो आपकी शर्ट्स और जो ट्राउजर्स होते हैं उसमें तो आप देख सकते हो, बट जो साड़ीज वगैरह होती है, जो एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क होता है, उसमें देयर इज नो ब्रांड। आप अगर दो लोग जानते हैं, दो लोग एक जैसा कपड़ा, एक जैसी साड़ी पहन के आ जाएंगे, एक जैसी एम्ब्रॉयडरी होगी, आप मेकआउट नहीं कर पाओगे कि कौन सा ब्रांडेड वाले उसका है, कौन सा कॉस्टली है, कौन सा सस्ता है। क्यों? क्योंकि सब चीजें, धागे ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऑफ कोर्स सिल्क थ्रेड की वर्क अलग होता है और नॉर्मल जो आप थ्रेड यूज कर रहे हो उसका अलग होता है, बट वो भी क्वालिटी वाइज कंपैरेटिवली इतना तो होता है कि वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो उसमें केस में, मतलब किस केस में, जहां पे चीजें बहुत कॉमन है, फैशन के अकॉर्डिंग है, वहां पे आप चीजों में डिफरेंस मेकआउट नहीं कर सकते हो। और लार्ज स्केल पे होता है ये काम, मतलब एक शोरूम, एक साड़ी का शोरूम जो है 50 लोगों के पास काम देता है और 50 लोगों के वहां से सामान इकट्ठा करता है और उसके बाद उस पर अपना टैग लगा के अपने मर्जी की प्राइजेस जो है फिक्स करके उसको फिर डाल देता है कि लो भाई फिक्स प्राइस है, इस साड़ी का कॉस्ट 2500 से नीचे आएगा ही नहीं।
और जब सेल लगाते हैं उसी 2500 की साड़ी को जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसमें ये लोग उतार के निकाल देते हैं कि भाई अब तो ये ऑब्सलीट हो गया डिजाइन, मार्केट में इसका फैशन खत्म हो गया, इसको जो है अब सस्ते में भेज दो, सेल में निकाल दो। तो ऑफ कोर्स ब्रांडेड उसमें फर्क पड़ता है, शर्ट्स ट्राउजर्स पे आप एक बार को कह सकते हो, बट साड़ी सूटों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा। आज की डेट में पीपल वांट क्वांटिटी, दे डोंट गो फॉर द क्वालिटी। ठीक है, उन्हें पता है फैशन आया फैशन चला जाएगा। तो ये जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, इन मर्चेंट्स को बेनिफिट इसीलिए हुआ क्योंकि ये अलग अलग लोगों से अलग अलग काम करवा रहे थे और उसको एक जगह पे प्रोसेस करवा रहे थे और उस प्रोसेसिंग का कॉस्ट कम आता था फिर। ठीक है। Yes, ma'am. Now, this proto-industrial system was thus part of a network of commercial exchanges. It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories. At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. This meant that each clothier was controlling hundreds of workers. मतलब उसको physically वो कहीं present नहीं था, but क्योंकि वो finances provide करा रहा था और अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करवा रहा था, एक तरीके का काम सब जगह पे वो नहीं करवा रहा था। किसी से वो इनिशियल काम करवा रहा था, किसी से वो थ्रेड ले रहा था, किसी से वो फैब्रिक ले रहा था, किसी के पास वो जाके जो है उस फैब्रिक को कटवा के उसकी प्रोसेसिंग करवा रहा था। और एक फिनिशिंग, जैसे लंदन जो है वो फिनिशिंग सेंटर कहलाता था। क्यों? क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल, जहाँ जितना भी रॉ मटेरियल होते, जो भी स्पेयर पार्ट्स होते थे, मतलब अगर आप कपड़े की बात करो कि भाई धागा कहीं से आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, वो नहीं। स्पेयर पार्ट मतलब कि जो आपका कपड़ा आ रहा है, जो क्लॉथ आ रहा है, वो जाके वहां पे फिनिशिंग सेंटर पे उसको काट काट के जो है आपने डिजाइन बना दिया, आपने शर्ट्स निकाल दी, एक ही कपड़े के एक ही थान से आपने 50 शर्ट निकाल दी, कोई कमी नहीं होगी उसमें, और अपना आपने टैग लगा दिया, अब बिक गया मार्केट में वो। और सबसे बड़ी बात, आप कम टाइम ड्यूरेशन में यू वर एबल टू प्रोवाइड अ गुड क्वांटिटी ऑफ मर्केंडाइज। ऐसा नहीं था कि लोगों को वेट करना पड़ रहा है कि भाई अब इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है, अच्छा अभी ब्राउजर्स खत्म हो गए, अब इसके लिए कुछ इंतजार करो। तो मशीन्स का बेनिफिट था, बट ये हुआ कि भाई जब अलग अलग जगह से काम करवाया तो जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग था वो भी उसमें भी जो है कमी आ गई, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक समय में 4 चीजें अलग अलग जगह बन रही हैं और फाइनली वो जब फिनिश होके आएंगी तो कम टाइम में वो हमको अवेलेबल हो जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। मैम ऐसे बनाते समय भी तो कर सकते मैम, फैमिली में 4 लोग हैं, एक इंसान एक काम कर रहा है मैम, दूसरा इंसान दूसरा, मैम तीसरा उससे देखो, मैम उससे सब फिर एक साथ करते हैं। वर्कफोर्स डिवाइड हो जाता है ना बेटा, और फिर ये होता है कि एक दूसरे को देख के लगता है अच्छा उसके पास तो ये काम है, हमारे पास ये वाला काम है, तो हम उसका काम कर लेते हैं, वो हमारा कर ले। तो इट इज बेटर कि आप घर में जो भाई, अब आप सोचो घर में अगर 15 मेंबर्स हैं तो वो 15 मेंबर्स आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन वर्क। तो अगर अगर 4 लोग एक काम को 10 दिन में दे रहे हैं, वो 15 लोग जो है और कम समय में देंगे। ये देखो भाई, टाइम भी तो मैटर करता है ना, कि आप अपने काम को कितने टाइम में कर रहे हो। यहाँ पे टाइम फैक्टर था कि आप जितनी जल्दी ओके मैम। कितनी जल्दी आप प्रोवाइड करा रहे हो वो ज्यादा बेटर है। चलिए, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, लेट अस हैव अनन्या रीडिंग। अनन्या, आर यू देयर? ये अनन्या मीटिंग में तो आती है, बोलती क्यों नहीं है बिल्कुल भी। चलो, कैन वी हैव मंथन रीडिंग? मंथन, आर यू देयर? पढ़ो बेटा। The coming up of factories. The earliest factories in England came up by 1730s. Louder. But it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed in the late 19th century. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industries. By 1787, this import soared to 22 million pounds. This increase was linked to a number of changes within the process of production. Let us look briefly at some of these. A series of inventions in the 18th century increased the efficiency of each step by the production process.
carding, twisting, and spinning and rolling. They enhance the output for workers, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger threads and yarns. The Richard Arkwright created the cotton mill. Till this time, as we have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households. But now the costly new machine could be purchased, set up, and maintained within the mill. All the processes were brought together under one roof and management. This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality, and regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in countryside. Okay, wait, beta, where are you reading exactly? I'm not getting those lines. Page 107 you are reading? Beta, Manthan? No, first paragraph completed. Page 107. हाँ वही तो हम पूछ रहे थे चलो now page 106 first paragraph clear and understood. They are simply telling you that earliest factories in England came up in 1730s, but in the late 18th century the number of factories multiplied, right? Now what was the symbol of new era? Cotton. क्योंकि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जैक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले डेवलप हुई थी, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो इंडिया हो, कहीं पे भी, ठीक है. इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th century. In 1760 Britain was importing 2.5 million pounds of raw material to feed its cotton industry. By 1787 ये डाटा थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा. This increase was linked to a number of changes within the process of production. अब ये process of production क्या था? जैसे series of inventions in the 18th century increased the efficacy of each step of the production process. Carding हो गया. Carding क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि फाइबर्स सच एज कॉटन वूल को प्रिपेयर किया जाता है बिफोर स्पिनिंग, ठीक है. फिर ट्विस्टिंग क्या होती है? मैम टू फॉर्म द थ्रेड. यस. फिर स्पिनिंग होती थी. फिर ट्विस्टिंग में भाई रफली जो है थ्रेड को वो कर लिया, उसके बाद फिर स्पिनिंग में एक फाइन थ्रेड जो है आपका निकल के आया, उसके बाद फिर रोलिंग मतलब उसको रोल किया जाता था, ठीक है. और एफिकेसी का मतलब होता है द पावर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट और इफेक्ट. तो जो भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हमारी डिजायर्ड वो थी उसको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है इस काम को इन प्रोसेसेस को किया जाता था, और मन माफिक या मन मुताबिक या जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट था वो डिजायर्ड प्रोडक्शन था उसको लिया जाता था. They enhanced the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger threads and yarn. Then Richard Arkwright created the cotton mill. इसको अंडरलाइन करो, this is important. Ma'am, what is a cotton mill for? Ma'am, what we have to underline? Beta, you have to underline Richard Arkwright. Underline. Yes, ma'am. Okay. What is a mill? Can you tell? देखो बेटा, मिल इज बेसिकली जैसे इसमें लिखा है ना कि रिचर्ड आर्कराइट जो था उसने पहला कॉटन मिल क्रिएट करा. अब ये कॉटन मिल का मतलब क्या हुआ? मिल का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे आप किसी पर्टिकुलर टाइप के गुड को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है. अब यहाँ पे कॉटन मिल में मेन थिंग वाज टू प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल. अब उस कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी प्रोसेसेस थे उस मिल में ही करे गए. बड़ी मशीन्स लगाई गई. भाई इनिशियली भी तो काम हो ही रहा था, बट मिल्स के आने से जो है काम का जो प्रोसेस का जो प्रोडक्शन का जो
पेस था वो बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे आपने बोला ना मैम ऐसा भी तो कर सकते थे, एक ही छत के नीचे आधे लोग ये काम कर रहे हैं आधे लोग वो काम कर रहे हैं, तो बस इस मिल में एग्जैक्टली वही काम होने लगा। जो काम पहले इंसान कर रहे थे दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स। ठीक है, फुल्ली मैकेनाइज। हाँ नहीं फुली तो नहीं, पर ये था कि हाँ मेजर पार्ट वाज डन बाय द मशीन। Okay, ma'am. All the processes were brought together under one roof and management. This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality, and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside. ठीक है? Now, in the early 19th century, for factories increasingly became an intimate part of the English landscape. यहाँ पे इंग्लिश लैंडस्केप का मतलब है कि भाई इंग्लैंड में आप अगर जहां भी नजर उठा के देखते थे वहां पे आपको फैक्ट्रीज ही नजर आती थी। इतना ज्यादा जो है फैक्ट्रीज का जो सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज था वो इतना बढ़ गया था। सो विजिबल वर द imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology that contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the by-lanes and the workshops where production still continued. ये देखो एक आपका मैनचेस्टर जो है उसका एक पिक्चर बनाया हुआ है। चिमनीज बिलोइंग स्मोक केम टू कैरेक्टराइज द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। ठीक, now anything in this part to be explained class? हाँ बेटा, What is meant by contemporaries? anybody in the class? बेटा कंटेम्पररीज का मतलब क्या होता है? एनीबडी हु वुड लाइक टू टेल? बेटा कंटेम्पररी क्या होता है? क्लास इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने ये वर्ड। मैम डोंट नो। ऑफ द सेम टाइम बेटा, मतलब कंटेम्पररी मतलब उस टाइम पे जो लोग बाकी जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे। भाई मर्चेंट्स जो थे वो कंट्री साइड में भी तो अपना काम करवा ही रहे थे। वो अलग बात है कि जिन लोगों ने जब ये मिल आ गई तो उन्होंने कुछ लोगों ने स्विच कर लिया, कुछ लोग फिर भी उस टाइम पे वहीं पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे कंटेम्पररीज का मतलब है पीपल और द वंस हु वर इन्वॉल्व इन द सेम processes, they were dazzled by this new technology. Okay, ma'am. ठीक है, चलो anything else? नो मैम। No, ma'am. चलिए, I think we are left with just 2 minutes. So anything in the previous तो कुछ चलिए हम कुछ एक क्वेश्चंस पूछें आपसे इसी में से। What is carding? Define carding. Anybody in the class? Ma'am, may I? Yes, Naina. Ma'am, in which it is a kind of a process in which fibers like cotton or wool, they are prepared for spinning. हाँ, for spinning. What is stapler? Yes, Viresh. जुझार और विरेश? जुझार। हाँ बताओ जुझार। A person who staples or sorts wool according to its fiber. हाँ भाई, हमें पता है कि जो वूल होता है या जो भी जैसे कॉटन अगर आप ले लो, कॉटन में भी तो क्वालिटीज आती है ना, आती है नहीं आती है? आप अगर कभी मार्केट जाते होगे मम्मी पापा के साथ सामान खरीदने के लिए, या मॉल में अगर जाते होगे कभी शोरूम पे शर्ट्स या ट्राउजर्स लेने के लिए, तो वो आपको बताते हैं कि ये इस कॉटन का है, ये इस कॉटन का है, ये इतनी कॉटन है, इतनी परसेंट कॉटन है, ये रिफाइंड, ये सुपर फाइन कॉटन है, ये आपका रिफाइंड कॉटन है। कुछ इस तरीके के टर्म्स वो लोग यूज करते होंगे ना? यस मैम। हाँ, तो बस ये इसमें यही चीज है कि एज पर मतलब जो भी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है फाइबर को वूल को अलग करना। ओके, what was the system of proto industrialization?
What was the industrial system? Yes, Gargi. And in the proto-industrialization system, the merchants which were based in the towns used to make the peasants in the countryside work for them and collect the finished goods from these peasants. Yes, it was a network of commercial exchanges which was controlled by the merchants. Right. Then next is Chalo. Anytime the meeting will end. So I hope whatever we have done in today's class is understood to all of you. Yes, ma'am. Yes, Right. ma'am. Right. Do go through the chapter again, read these lines again. If anything you feel is not clear or understood, you can always ask in the next class tomorrow. Right? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay.